ऑफिस खर्चों में क्या क्या इंक्लूड किया जाता है, उसमें कुछ तो नाम लिख भी दिए थे अपन, देखिए, और कुछ नाम और बचा हुआ है जो अभी आपको बताता हूं मैं, 1 मिनट। ऑफिस ओवरहेड के अंदर वैसे तो क्वेश्चन में क्लियर बोल देता है, क्योंकि कुछ खर्चे ऐसे होते हैं ना जो फैक्ट्री में भी होते हैं, ऑफिस में भी होते हैं। सर एक डाउट था। हाँ बोलिए। सर ड्राइंग ऑफिस सैलरी क्या होता है? ड्राइंग ऑफिस मतलब फैक्ट्री में जिस डिजाइन का गुड्स बनता है तो उसकी डिजाइन कौन बनाते हैं? इंजीनियर। यस सर। तो वो उसकी डिजाइन को ड्रॉ करते हैं, तो ये काम तो फैक्ट्री में ही होता है, तो उसको बोलते हैं ड्राइंग ऑफिस सैलरी। ओके सर, थैंक यू सर। अपन क्या है एक्चुअल में हमेशा वो वाला ड्राइंग समझते हैं ना, कैपिटल में जो यस सर, माइनस। यस सर। हाँ, तो ये ड्राइंग मतलब जो गुड्स का डिजाइन बनाते हैं फैक्ट्री में इंजीनियर, फिर उस डिजाइन के बेस पे गुड्स तैयार होता है। अब जैसे गाड़ियां भी बनती है तो उनकी ड्राइंग डिजाइन तो वो सब टेक्निकल इंजीनियर इन लोग सब बनाते होंगे। इसमें अपन लिख लिए थे मैनेजिंग डायरेक्टर्स, ऑडिटर्स, लीगल एडवाइजर फीस, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी। उसके बाद रेंट, रेट्स एंड टैक्सेस ऑफ ऑफिस बिल्डिंग। उसके बाद डेप्रिसिएशन ऑफ ऑफिस फर्नीचर एंड ऑफिस बिल्डिंग। ऑफिस की बिल्डिंग का फर्नीचर का डेप्रिसिएशन ऑफिस ओवरहेड में आएगा। फैक्ट्री मशीन वगैरह का फैक्ट्री ओवरहेड में चले जाता है। फैक्ट्री बिल्डिंग का वो भी फैक्ट्री ओवरहेड में चले जाता है। रिपेयर्स ऑफ ऑफिस फर्नीचर एंड ऑफिस बिल्डिंग। रिपेयर्स ऑफ ऑफिस फर्नीचर एंड ऑफिस बिल्डिंग। नेक्स्ट, इंश्योरेंस ऑफ ऑफिस बिल्डिंग एंड फर्नीचर। इंश्योरेंस ऑफ ऑफिस बिल्डिंग एंड फर्नीचर। सैलरी ऑफ ऑफिस मैनेजर, अच्छा ऊपर लिख दिए क्या थे क्या अपन। उसके बाद पोस्टेज, टेलीग्राम, पोस्टेज, टेलीग्राम एंड टेलीफोन एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस ऑन बिजनेस मैगजीन। बिजनेस के लिए कोई मैगजीन वगैरह मंगवाते हैं ऑफिस में तो वो सब खर्चे। बैंक
चार्जेस, लीगल एक्सपेंसेस, नेक्स्ट काउंटिंग ऑफिस सैलरीज। ये क्या चीज है भाई? काउंटिंग ऑफिस सैलरीज, काउंटिंग ऑफिस मतलब यानी कि ऑफिस में कुछ भी काउंटिंग का काम, चाहे वो लेबर की काउंटिंग हो या किसी भी चीज का कुछ भी काउंटिंग हो या कोई हिसाब किताब का हो, वही सब चीज का होगा। काउंटिंग का मतलब तो वही होता है। इसके बाद इसके अलावा और कुछ भी यदि खर्चे होते हैं ऑफिस के तो वो सब आ जाएंगे। ये तो मेन मेन हमने नाम लिख दिए। तो फैक्ट्री ओवरहेड भी हो गया, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड भी हो गया। अब क्या, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन बच गया, ऑफिस का हो गया। तो आखिरी लिखिए सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड, नेक्स्ट हेडिंग फोर्थ। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड, इसके अंदर एक्सपेंसेस ऑफ सेल्स ऑफिस, एक्सपेंसेस ऑफ सेल्स ऑफिस। नेक्स्ट, अब पूरे सेल से रिलेटेड खर्चे हैं, गुड्स को बेचने के, डिस्ट्रीब्यूट करने के। सैलरी कॉमा कमीशन, सैलरी कॉमा कमीशन अलाउड टू सेल्स मैनेजर एंड सेल्स रिप्रेजेंटेटिव। सेल्स रिप्रेजेंटेटिव जो ऑर्डर वगैरह लाते हैं, एजेंट वगैरह। ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस, ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस बिजनेस के काम से जाते हैं तो ट्रेवलिंग के खर्चे, कोई ऑर्डर वगैरह लेने जाते हैं तो ये सब खर्चे। ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस ऑफ सेल्स रिप्रेजेंटेटिव, ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस ऑफ सेल्स रिप्रेजेंटेटिव। एडवर्टीजमेंट, गुड्स को बेचने के लिए जो भी ऐड करते हैं हम। बैड डेट्स, आपने कहीं गुड्स उधार बेचा और पैसा आपका डूब गया तो बैड डेट्स भी इसी में आएगा भाई, सेलिंग वाले में ही। बैड डेट्स,
नेक्स्ट, प्राइज लिस्ट। अब प्राइज लिस्ट का खर्चा करते हैं कि नहीं, प्राइज लिस्ट वगैरह बनवाते हैं, सैंपल वगैरह डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, या कस्टमर को गिफ्ट वगैरह देते हैं, तो ये सब सेलिंग खर्चे में आ जाता है। प्राइज लिस्ट, सैंपल एंड गिफ्ट्स। फिर डिस्काउंट अलाउड टू कस्टमर्स, डिस्काउंट अलाउड टू कस्टमर। कैश डिस्काउंट दिया होगा तो बोलते हैं कि कैश डिस्काउंट को नहीं लेंगे, तो इसके आगे ब्रैकेट में लिख देते हैं अपन, इसमें लिखा है कि केवल कैश डिस्काउंट दिया हुआ है तो उसको नहीं लेते हैं, लेकिन कैश डिस्काउंट अलाउड दिया है तो उसको सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड में लेंगे। लिख देते हैं ताकि ध्यान रहेगा। कैश डिस्काउंट कैश डिस्काउंट should not be treated as selling and distribution overhead, but if it is given as cash discount allowed, केवल कैश डिस्काउंट दिया है तो नहीं लेंगे, लेकिन कैश डिस्काउंट अलाउड ऐसा लिखा हुआ है तो इसको सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन खर्चा मानेंगे, ऐसा इसमें लिखा हुआ है बुक में। कैश डिस्काउंट अलाउड विल बी टेकन एज सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन overhead. नेक्स्ट, लीगल एक्सपेंसेस। ये तो ऊपर में भी था, ऑफिस में भी, तो यहां पर लिखा है कि लीगल एक्सपेंसेस जो है इसमें वो सेल से रिलेटेड कुछ है तो आएगा, लीगल एक्सपेंसेस रिगार्डिंग सेल्स। इसका मतलब तो ये हुआ कि आपने किसी को गुड्स उधार बेचा, पैसा नहीं दिया और आपने उसके लिए कोई कानूनी कार्रवाई की तो वो भी सेल से रिलेटेड माना जाएगा। स्टेशनरी रिगार्डिंग सेल्स, सेल्स के लिए जो भी स्टेशनरी लगता है जैसे बिल बुक वगैरह है, या और सेल्स से रिलेटेड कुछ भी ऑर्डर वगैरह लाने के लिए कोई बुक है, तो स्टेशनरी रिगार्डिंग सेल्स। तो क्वेश्चन में क्लियर लिखा रहता है वो, खाली स्टेशनरी बस लिख दिया है तो वो तो ऑफिस में ही जाता है, फिर कुछ नहीं लिखा हो तो। नेक्स्ट, एक्सपेंसेस ऑन टेंडर एंड एस्टिमेट्स। ये क्या चीज है, एक्सपेंसेस ऑन टेंडर एंड एस्टिमेट्स। अब जैसे कोई आपसे कोटेशन मांगता है कि भाई हमको आपसे ये गुड्स चाहिए, आप क्या रेट में दोगे, तो अपन उसको टेंडर या कोटेशन बना के देते हैं,
वो सबके खर्चे हैं ये। तो टेंडर प्राइस उसी को बोलते हैं ना, कि भाई आप किसी को बोलते हो, कोई कोटेशन बना के देते हो कि भाई हम आपको ये गुड्स इस रेट में सप्लाई कर सकते हैं, वही टेंडर प्राइस। तो उसका जो भी खर्चा है टेंडर बना के देने का। मार्केट रिसर्च, गुड्स को बेचने के लिए मार्केट सर्वे करते हैं, तो मार्केट रिसर्च, तो ये सेल्स से रिलेटेड है। मार्केट रिसर्च, गुड्स को बेचने के लिए यदि हम वहां रखते हैं वेयर हाउस में, तो वेयर हाउस के खर्चे। भाई दुकान में जगह नहीं है, गुड्स को वेयर हाउस में रखा हुआ है, गोडाउन में। सैलरी ऑफ वेयर हाउस स्टाफ। अपन जैसे कई बार गुड्स बेचते हैं तो रास्ते का इंश्योरेंस करवाते हैं ना, कहीं बाहर बेचते हैं तो ट्रांजिट इंश्योरेंस ऑफ गुड्स। अब आपने रायपुर से माल बेचा उड़ीसा को, और उसका इंश्योरेंस करवा के बेच रहे हैं, भेज रहे हैं यहाँ से, तो रास्ते का जो इंश्योरेंस होता है, ताकि गुड्स कोई डैमेज हो जाए या चोरी हो जाए, खराब हो जाए, तो उसका पैसा मिल सके इंश्योरेंस कंपनी से, तो ट्रांजिट इंश्योरेंस ऑफ गुड्स। फिर डेप्रिसिएशन, इसमें किस चीज का डेप्रिसिएशन आएगा? डेप्रिसिएशन एंड मेंटेनेंस ऑफ डिलीवरी गुड्स या डिलीवरी वैन। गुड्स की डिलीवरी के लिए हमने कोई गाड़ी रखी है, तो उस गाड़ी का डेप्रिसिएशन, उसका मेंटेनेंस का खर्चा। अब बड़ी बड़ी कंपनियां खुद रखती है ना अपने डिलीवरी वैन, माल की सप्लाई के लिए। फिर कैरेज आउटवर्ड, नाम सुने होंगे ना, कैरेज आउटवर्ड, गुड्स को बेचने का खर्चा। कैरेज और फ्रेट ऑफ सेल ऑफ गुड्स, जो गुड्स बेचते हैं उसका भाड़ा, इसको कैरेज आउटवर्ड भी बोलते हैं। अब कहीं आप गुड्स भेजे और रास्ते में गुड्स आपका चोरी हो गया, इंश्योरेंस कंपनी से पैसा नहीं मिला या इंश्योरेंस नहीं है, तो थेफ्ट और लॉस ऑफ गुड्स इन ट्रांजिट। पैकिंग एक्सपेंसेस ऑफ कंटेनर्स। अब जैसे बाहर अपन माल भेजते हैं तो कंटेनर्स में या किसी में पैक करके भेजते हैं, तो वो वाले पैकिंग के खर्चे, पैकिंग एक्सपेंसेस ऑफ कंटेनर्स। आफ्टर सेल सर्विस कॉस्ट। अब कई लोग वारंटी देते हैं ना, 2 साल की वारंटी। अब गुड्स आपने बेच दिया, वारंटी दी हुई है, तो अब उसकी सर्विस के खर्चे तो होंगे ना भाई, जब भी कोई गुड्स वारंटी में वापस आया उसको सुधार के दिए, तो ये सब उसी में आते हैं, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन में, आफ्टर सेल सर्विस कॉस्ट। सर सर्विस की स्पेलिंग गलत है, वी लिखना छोड़ दियो। हाँ, अभी ठीक कर देते हैं। सर्विस, अब ठीक है। यस सर। इसके बाद बस मेन मेन तो यही थे, और देख लेता हूँ कुछ है तो इसके अंदर।
अब ये तो आपने सब ओवरहेड डिटेल्स लिख दिए, ये था सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड का। अब इसके अलावा कुछ खर्चे ऐसे होते हैं जिसको इसमें इंक्लूड ही नहीं करते हैं, कुछ खर्चे ऐसे होते हैं जिसको कॉस्ट शीट में इंक्लूड ही नहीं करते हैं, उनका कॉस्ट शीट में कोई लेना देना नहीं। ऐसे खर्चे क्या होते हैं? तो नेक्स्ट हेडिंग लिखिए, आइटम्स नॉट इंक्लूडेड इन कॉस्ट अकाउंट या कॉस्ट शीट। सर 5th पॉइंट कहाँ था? अच्छा, ये 5th पॉइंट है, वो ऊपर वाला 4 था ना, फिर 3 2, पहला पॉइंट क्या था? रॉ मटेरियल्स कंज्यूम। Yes. पहला पॉइंट कौन सा था? रॉ मटेरियल्स कंज्यूम। ये कैलकुलेशन ऑफ रॉ मटेरियल कंज्यूम था फर्स्ट पॉइंट। दूसरा पॉइंट था फैक्ट्री ओवरहेड, तीसरा ऑफिस ओवरहेड, चौथा सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, और पांचवा आइटम्स नॉट इंक्लूडेड इन कॉस्ट अकाउंट्स। कौन कौन से ऐसे खर्चे हैं या लॉस है जिसको कॉस्ट बुक में इंक्लूड नहीं करते हैं? वो खर्चे दिए रहेंगे तो उनको इंक्लूड नहीं करना है, वो केवल फाइनेंशियल अकाउंट में आते हैं, यानी कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, इसमें नहीं आते हैं वो खर्चे। तो ऐसे, और इन खर्चों का फिर यूज उसमें भी होगा जब 5th यूनिट पढ़ेंगे अपन। तो लिखिए, इसमें दिया हुआ है इनकम टैक्स। कोई आपने इनकम टैक्स पे किया, ये कॉस्ट शीट में नहीं आता। कोई डोनेशन वगैरह पे किए, किसी को दिए, तो वो भी नहीं आता। आपने कोई लोन लिया, उस पर इंटरेस्ट पे किया, तो वो भी नहीं आएगा, इंटरेस्ट ऑन लोन। इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स, कंपनी ने कोई डिवेंचर अगर इश्यू किए तो उनका इंटरेस्ट पे किया, तो वो भी नहीं आएगा। प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स भी नहीं आएगा। बैड डेब्ट्स तो आता है उसमें, लेकिन प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स नहीं आएगा। प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स, डिविडेंड एंड इंटरेस्ट रिसीव्ड, आपने कहीं पैसा इन्वेस्ट किया, उस पर डिविडेंड या इंटरेस्ट मिला, तो वो भी नहीं आएगा। कंपनी अपने शेयर पे कोई डिविडेंड पे करती है, तो वो भी नहीं आएगा, डिविडेंड पेड। और कोई कंपनी है और उसने अपने शेयर ट्रांसफर किए हैं शेयर होल्डर के, और उसकी कोई फीस चार्ज की है, शेयर ट्रांसफर फीस रिसीव्ड, ये सब कॉस्ट शीट में नहीं आएंगे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, कंपनी में होता है प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस जब कंपनी स्टार्ट होती है, तो ये सब नहीं आएंगे। गुडविल रिटर्न ऑफ, तो ये मेन खर्चों के नाम हैं जो इसमें नहीं आते हैं। एक और नाम दिया, एबनॉर्मल लॉस। एबनॉर्मल लॉस मतलब जो लापरवाही के कारण हो सकता है,
जो बार बार नहीं होता है उसको बोलते हैं एबनॉर्मल लॉस। एबनॉर्मल लॉस ऑफ मटेरियल्स। तो ये ऐसे खर्चे हैं जिसको कॉस्ट शीट में या कॉस्ट अकाउंट में कभी नहीं लिखते। तो ये खर्चों का डिटेल हो गया। अब प्रॉफिट कभी कभी रेट में दिया रहता है तो उसको कैलकुलेट करना पड़ता है। तो नेक्स्ट हेडिंग डाल दीजिए, कौन सा पॉइंट है, 6, कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट। कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट। डायरेक्ट प्रॉफिट की अमाउंट दी हुई है तब तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, लेकिन जब परसेंटेज वगैरह में दिया हो तब ध्यान रखना पड़ता है। वैसे तो कॉस्ट और सेलिंग प्राइस दे दिया तब तो प्रॉफिट डायरेक्ट निकल जाता है। क्या होता है प्रॉफिट का फॉर्मूला, यदि सेलिंग प्राइस और कॉस्ट दे दिया है तो सेल्स माइनस टोटल कॉस्ट। लेकिन आपको यदि रेट में दिया है तो कैसे करेंगे? तो सेकंड, इफ रेट ऑफ प्रॉफिट is given, if rate of profit is given on cost price, यदि क्वेश्चन में रेट ऑफ प्रॉफिट दिया हुआ है और वो भी किस पे दिया हुआ है, कॉस्ट प्राइस पे, इफ रेट ऑफ प्रॉफिट इज गिवन ऑन कॉस्ट प्राइस, तो प्रॉफिट इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट इनटू रेट ऑफ प्रॉफिट अपॉन 100। एक और फॉर्मूला है, इफ rate of profit is given on cost price, but रेट ऑफ प्रॉफिट कॉस्ट प्राइस पे दिया लेकिन कॉस्ट प्राइस नहीं दिया क्वेश्चन में, सेलिंग प्राइस दिया हुआ है, तब कैसे निकालेंगे? इफ रेट ऑफ प्रॉफिट इज गिवन ऑन कॉस्ट प्राइस बट कॉस्ट प्राइस इज नॉट गिवन and selling price is given, selling price into rate of profit upon 100 plus rate of profit.
एक और दिया है, वो है इफ रेट ऑफ प्रॉफिट इज गिवन ऑन selling price but selling price is not given and cost price is given. रेट ऑफ प्रॉफिट सेलिंग प्राइस पे दिया है, लेकिन हमको कॉस्ट प्राइस मालूम है, सेलिंग प्राइस नहीं मालूम, तब कैसे करेंगे? प्रॉफिट इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट इंटू रेट, total cost into rate upon 100 minus rate. Total cost into rate of profit upon 100 minus rate of profit. मतलब कॉस्ट मालूम है लेकिन रेट ऑफ प्रॉफिट सेलिंग प्राइस पे दिया और सेलिंग प्राइस नहीं मालूम, तो टोटल कॉस्ट इंटू रेट ऑफ प्रॉफिट अपॉन 100 माइनस रेट ऑफ प्रॉफिट। ये लिख लिए चारों फॉर्मूले। यस सर। आप लोग बुक रखे हो? यस सर। क्वेश्चन निकालिए, देखो पेज नंबर क्या है। मेरे बुक में दिया है पेज नंबर 308, लॉन्ग क्वेश्चन। आपके बुक में क्या है, पेज नंबर देख लो। ये लो, हमने शेयर भी कर दिए क्वेश्चन। अदिति तुम बाद में ज्वाइन किए क्या? आपका अटेंडेंस लगा है कि नहीं? नहीं लगा था अदिति। और किसी का अटेंडेंस छूटा तो नहीं है? बाकी सबका हो गया। चंचल आपकी बुक में कौन सा है पेज नंबर? चंचल की आवाज नहीं आ रही है। सर 273। और हम लोगों की बुक में दिया है 308। सर मेरी बुक पुरानी है ना। अच्छा अच्छा, क्वेश्चन तो है ना ये सेम? यस सर। कभी कभी क्वेश्चन भी कुछ चेंज कर देते हैं ना। नो सर, क्वेश्चन इस बार कुछ चेंज नहीं हुआ है, बस पेज नंबर चेंज हुआ है। सब लोग ध्यान देंगे, क्वेश्चन पढ़ रहे हैं। इन अ फैक्ट्री 500 units of product A were manufactured in the month of June 2014. From the following figures obtained from the costing record. Prepare cost sheet showing cost per unit. मतलब कॉस्ट पर यूनिट भी निकालना है अपने को, तो फॉर्मेट वैसे ही तो बताए थे ना कल अपन, एक टोटल अमाउंट का और एक कॉस्ट पर यूनिट का। आउटपुट कितना दिया है गुनगुन इस क्वेश्चन में? 500। 500 सबसे ऊपर में ही फर्स्ट लाइन में दिया हुआ है कि 500 यूनिट मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं। इसके बाद दिया रॉ मटेरियल्स कंज्यूम्ड, तो ये तो प्राइम कॉस्ट में आता है। ऑफिस ओवरहेड, ऑफिस ओवरहेड में चले जाएगा। डायरेक्ट लेबर किस में आता है, प्राइम कॉस्ट में कि फैक्ट्री ओवरहेड में? प्राइम कॉस्ट। प्राइम कॉस्ट। सेलिंग ओवरहेड, सेलिंग ओवरहेड में चले जाएगा। फैक्ट्री ओवरहेड, फैक्ट्री ओवरहेड में आ जाएगा। डायरेक्ट एक्सपेंसेस, वो भी प्राइम कॉस्ट। प्राइम कॉस्ट। तो अपने को कॉस्ट पर यूनिट बस निकालना है इस क्वेश्चन में।
कॉस्ट शीट बनाकर और टोटल कॉस्ट। तो फॉर्मेट क्वेश्चन नंबर 1, कॉस्ट शीट। और वो दिया है क्या मंथ, कौन से मंथ के लिए बनाना है? जून जून 2014। 14। कॉस्ट शीट फॉर द मंथ ऑफ जून 2014। और आउटपुट कितना दिया हुआ है अपने को? 500 यूनिट्स। यूनिट। पर्टिकुलर ये कॉलम बड़ा रहता है। फिर टोटल अमाउंट, और कॉस्ट पर यूनिट। लिख लिए? अब सबसे पहले क्या लिखेंगे अपन? सबसे Raw पहले क्या लिखेंगे? material consumed. रॉ मटेरियल्स कंज्यूम, बिल्कुल सही। रॉ मटेरियल्स कंज्यूम्ड कितना? 50,000. ये पर यूनिट कैसे निकालेंगे अपन हिमांशु? 500 दिया हुआ है, इसका पर यूनिट कैसे निकालेंगे अपन? टोटल कॉस्ट अपॉन टोटल आउटपुट। बिल्कुल सही। कि ये जो 50,000 आया है, इसको 500 जो आउटपुट दिया है ना ऊपर में, अपन ये ऊपर Divide. में लिख के रखें 500 आउटपुट, तो उससे डिवाइड करना है अपने को। तो 50,000 को 500 से डिवाइड करेंगे 100. कितना? 100। Yes, sir. 100 रुपए। तो सभी खर्चों को ऐसे डिवाइड करते जाएंगे आउटपुट से, तो पर यूनिट निकलते जाएगा, बस और कुछ भी नहीं। रॉ मटेरियल के बाद क्या आएगा इसमें, बताते जाओ भाई। क्वेश्चन आपके पास है, नहीं तो यहाँ स्क्रीन पे भी आपको दिख रहा है। Direct material. डायरेक्ट लेबर और उसके बाद डायरेक्ट एक्सपेंसेस, ये दोनों आ जाएगा। Expense. डायरेक्ट लेबर कितना? 40,000. 40,000। और इसको Yes, sir. डिवाइड करेंगे 500 से, तो 80। 80 रुपीज, बिल्कुल सही। उसके बाद डायरेक्ट एक्सपेंसेस 10,000. ये लीजिए 10,000। और उसको डिवाइड कितने से करेंगे श्रेया? 500 यूनिट से। तो कितना आ जाएगा पर यूनिट? 20. 20। 20 रुपीज। 20 रुपीज।
अब क्या करेंगे इसके बाद, अगली स्टेप? ऑफिस ओवर, तो पहले ऑफिस नहीं, फैक्ट्री ओवरहेड। ऑफिस, तो फैक्ट्री अब ओवरहेड। इसका टोटल करेंगे पूर्णिमा पहले, जिसको अपन यस क्या सर, बोलते हैं, प्राइम कॉस्ट। टाइम कॉस्ट, पूरा क्लोज नहीं करना है, केवल एक लाइन खींच के क्लोज करना है। यस सर, तो ये हो गया 50 और 40, 90 और 10, कितना, 1 लाख। और इधर यस का सर, टोटल कितना हो गया, 200। तो ये जो टोटल आया इसको बोलते हैं प्राइम प्राइम कॉस्ट, कॉस्ट। ये पहला हो गया आपका प्राइम कॉस्ट खत्म। अब प्राइम कॉस्ट में अगला क्या जोड़ते हैं, उसको क्या बोलते हैं, फैक्ट्री फैक्ट्री ओवरहेड, ओवरहेड। जो क्वेश्चन में दे दिया है आपको, देखिए क्लियर क्लियर दे दिया है, फैक्ट्री ओवरहेड करके लिखा होगा। यशस्वी बुक ले लिए इसका कॉस्ट का। आप लोग सब लोग बुक का, इसका कॉस्ट का बुक तो ले लियो ना, ML अग्रवाल। Yes, sir. यस सर। ओके। यस सर, फैक्ट्री ओवरहेड कितना दिया है पूर्णिमा? 20,000। 20,000। और ये 200, सॉरी 20,000 को 500 से डिवाइड कर दो तो कितना आ जाएगा, देखो 40. 40। अब इसको भी 40, जोड़ देंगे। प्राइम कॉस्ट में फैक्ट्री ओवरहेड को जोड़ देते हैं, तो जो टोटल आता है उस टोटल को क्या बोलते हैं गणेश? वर्क ओवरहेड, वर्क कॉस्ट। वर्क ओवरहेड तो Factory इसी को ही cost. बोलते हैं, फैक्ट्री ओवरहेड को ही वर्क ओवरहेड बोलते हैं। यस सर, वर्क कॉस्ट, इसको बोलते हैं वर्क कॉस्ट या फैक्ट्री कॉस्ट। वर्क, वर्क कॉस्ट यस या सर, फैक्ट्री कॉस्ट, दोनों का मतलब एक ही होता है। इसको वर्क कॉस्ट बोलते हैं ज्यादातर, वैसे फैक्ट्री कॉस्ट भी बोलोगे तो भी वही मतलब है। तो फैक्ट्री कॉस्ट या वर्क कॉस्ट। सर एड सेलिंग ओवरहेड होगा। क्या बोले आपने? सर अब सेलिंग ओवरहेड ऐड होगा ना? क्यों, ऑफिस ओवरहेड नहीं दिया है? अच्छा हाँ। तो पहले ऑफिस ओवरहेड आ जाएगा, यदि दिया है तो। हाँ नहीं दिया है तो अलग बात है। दिया है कि नहीं श्रेया? सर दिया है, ध्यान में दिया है। ओके। अब अपन लिखेंगे ऑफिस ओवरहेड। कितना दिया है ऑफिस ओवरहेड? 12,000। 12,000 को डिवाइड कर देंगे कितने से पर यूनिट निकालने के लिए? 500. 500 से। तो कितना आ जाएगा गणेश? 24. 24। अब टोटल करेंगे तो कितना आएगा ये देखना है। 120 प्लस 12 कर देंगे तो 132। और ये कितना आ जाएगा, 264। और ये जो आया इसको क्या बोलते हैं? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। बिल्कुल नहीं, कॉस्ट, हाँ बिल्कुल सही बोले आप। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड तो उसके बाद आता है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। उसके बाद फिर फिनिश गुड्स, ओपनिंग हो तो जोड़ते हैं, क्लोजिंग हो तो माइनस करते हैं, तब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आता है। तो इसमें ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक तो कुछ है ही नहीं फिनिश गुड्स का, यही कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है, यही आपका कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है, समझ लो। अब प्लस सेलिंग ओवरहेड, सेलिंग ओवरहेड
हाँ जी 8,000. 8,000 8,000 ही बोले ना आप? Yes, sir. Yes, इसको sir. डिवाइडेड बाई करोगे कितना था आउटपुट? 500. 16. 16 बिल्कुल सही। अब टोटल आ जाएगा इसका 1,40,000 और इधर कितना आ जाएगा? 280। अब इस क्वेश्चन में इसके अलावा कुछ दिया ही नहीं है, इस क्वेश्चन में इतना ही बनाना था। तो ये आ गया हमारा टोटल कॉस्ट, Cost. पर यूनिट भी और टोटल भी। टोटल कॉस्ट पर यूनिट भी आ गई और टोटल अमाउंट भी आ गया। किसी का बाकी है यहां तक? देख लीजिए। No, sir. हो गया ना? आगे बढ़ा दूं? Yes, क्वेश्चन sir. क्वेश्चन नंबर 2 होमवर्क, बस ऐसे ही ओरली कर लेते हैं। रॉ मटेरियल किस में आएगा? किस में आएगा भाई रॉ मटेरियल? Sir, सबसे above में Prime cost. Prime cost. प्राइम कॉस्ट। फ्यूल, फैक्ट्री ओवरहेड, Factory cost. इलेक्ट्रिक, किसका इको हो रहा है क्या? Yes, sir. ये लो साइलेंट कर दिया मैंने। फ्यूल, फैक्ट्री ओवरहेड, इलेक्ट्रिक पावर, फैक्ट्री ओवरहेड, प्रोसेस एंड जनरल वेजेज। तो वेजेज जो होती है वो आता है प्राइम कॉस्ट में। रिपेयर्स, फैक्ट्री ओवरहेड, हॉलेज का लिए बताया था, फैक्ट्री में गुड्स को इधर से उधर उठा के, तो ये भी फैक्ट्री ओवरहेड। लाइट एंड वाटर, वाटर भी फैक्ट्री ओवरहेड। रेंट, वैसे तो रेंट जनरली उसमें आता है, ऑफिस में कुछ भी नहीं याद दिया, लेकिन ये पूरा फैक्ट्री के ही साथ दिख रहा है मेरे को, तो आप नोट्स लिख के फैक्ट्री ओवरहेड में डाल दीजिए। इंश्योरेंस भी फैक्ट्री ओवरहेड, क्योंकि ऑफिस खर्चे अलग से दे दिए हैं, तो ये ऑफिस ओवरहेड। एडमिनिस्ट्रेटिव भी ऑफिस ओवरहेड। डेप्रिसिएशन ऑन मशीन, फैक्ट्री ओवरहेड। इसमें से किसी पॉइंट में कोई डाउट है तो पूछ लीजिए, इसलिए मैंने होमवर्क दे दिया इसको। चंचल, कोई इसमें डाउट पूछना है? नो सर, बन जाएगा। वैसे तो ये भी बन जाएगा। रॉयल्टी प्राइम कॉस्ट, वेजेज प्राइम कॉस्ट। ये वर्किंग खर्चे मतलब क्या होता है मालूम है? पूरे वर्किंग खर्चे मतलब फैक्ट्री के। फैक्ट्री एक्सपेंसेस, पूरा का पूरा, ये जितना मैंने ये किया ये पूरा का पूरा फैक्ट्री ओवरहेड में चले जाएगा। ये ऑफिस, ये सेलिंग, हो गया क्वेश्चन खत्म। तो कितने होमवर्क दिए मैंने आज? 2 और 3। क्वेश्चन नंबर 2 और 3 होम